हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, जो कि चौथा सेक्शन है सिलेबस का। और उसका जो पहला टॉपिक है बाल विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने प्रीवियस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें से आप प्रीवियस टॉपिक भी देख सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह है बाल विकास, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित। तो क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है। ठीक है, शिशु का जो चेहरा होता है और सिर की गोलाई जो होती है उसमें कितना अनुपात होता है। यहाँ पे हम नवजात शिशु की बात कर रहे हैं, है ना। नवजात शिशु मतलब जो जन्म से लेके 1 महीने तक का जो शिशु होता है वो नवजात शिशु होता है। तो उस समय उसका चेहरा और सिर की गोलाई में कितना रेशियो होता है, कितना अनुपात होता है। 1:8, 1:9, 1:10 या 1:11। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर पहले का, वो है 1:8। तो नवजात शिशु होता है उसके चेहरे और सिर की गोलाई में 1:8 का रेशियो होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। और चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। मानसिक रूप से निरुद्ध बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ठीक है, मानसिक रूप से ऐसा बालक जो मानसिक रूप से निरुद्ध है, तो उसकी जो आईक्यू होता है, बुद्धि लब्धि मतलब उसका जो आईक्यू है वो कितना माना जाता है कि इससे कम जो है वो बालक हम मानसिक रूप से निरुद्ध मानेंगे। तो इसका आंसर है 95, 85, 90 या फिर 92। वो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका दूसरे का बी वाला करेक्ट आंसर है 85। ठीक है, मतलब अगर 85 से कम आईक्यू है तो उस बालक को हम कहेंगे कि वो मानसिक रूप से निरुद्ध है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए है, यहाँ से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो किसने दी थी? जीन पियाजे, स्किनर, कोहलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वो दिया था जीन पियाजे ने, जिन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में कि बच्चे कैसे सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मानसिक रूप से जो विकास होता है, उसके इसमें 4 चरण बताए। और इन चरणों के हिसाब से फिर एक बालक अपने पूरे जिंदगी में चीजों को सीखता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का। नाम भी डायरेक्ट आते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता है इनमें से कौन वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है। ठीक है, जो जेनेटिक चीजें होती है, तो कौन सी चीजें जेनेटिक से इफेक्ट नहीं करती है, यहाँ पर यह बताना है। जैसे कि बुद्धि का प्रभाव, चरित्र का प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो जेनेटिक्स के कारण, वंशानुक्रम के कारण नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है चरित्र पर प्रभाव। मनुष्य का कैरेक्टर कैसा है, बालक का कैरेक्टर कैसा है, वो उसके वंशानुक्रम पे, जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है उसके आसपास के माहौल पे, उसके आसपास के इन्वायरमेंट पे। बाकी चीजें जैसे कि बुद्धि का प्रभाव हो गया, तो वो जेनेटिक पे डिपेंड करता है। उसका, उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, जैसे उसका हाइट, उसका वेट, ये सारी चीजें जो है वो भी एक जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। लेकिन चरित्र जो होता है, कैरेक्टर जो होता है, जैसे उसके थॉट्स क्या है, उसके विचार क्या है, तो वो जो है वो आसपास के माहौल पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के कौन से नियम हैं? वृद्धि के नियम आप बताना। जैसे वृद्धि निकट से दूर की ओर होती है, वृद्धि निरंतर और क्रमानुसार होती है, वृद्धि सिर से पैर की तरफ होती है, उपरोक्त सभी। तो पांचवे का करेक्ट आंसर क्या है? तो वृद्धि जो होती है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है एक बालक का, बच्चे का। तो उसका विकास के नियम क्या क्या हैं? तो सभी यहाँ पर करेक्ट हैं, तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। वृद्धि जो होती है वो निकट से दूर की ओर होती है। वृद्धि जो है कंटिन्यूअसली चलती रहती है, शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, और क्रमानुसार होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। वृद्धि जो होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब प्रा- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ कब किया गया? तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, जैसे 1998, 1986, 1999 या 1997। तो ये, अगर जैसे अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, वो 2020 में आई थी। ठीक है, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 में आई थी। और ये तीसरी शिक्षा नीति थी, इससे पहले दो शिक्षा नीति और आ चुकी थी। तो ये जो है आपसे ईयर जो पूछे हैं, ये आपको दूसरी शिक्षा नीति जो है उससे संबंधित है।
ईयर से आपको ये पता लगा सकते हैं हम कि दूसरी शिक्षा नीति से संबंधित है। तो दूसरी शिक्षा नीति जो है हमारी वो कब आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1986 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो दूसरी वाली वो आई थी। तो पहली जो है वो 1968 में आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी 1986 में और तीसरी वाली जो है वो 2020 में। इस तरीके से टोटल 3 शिक्षा नीति अभी तक आ चुकी। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ईयर देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दूसरी शिक्षा नीति की बात कर रहा है तो 1986 यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बालवाड़ी किसके द्वारा संचालित होती है? बालवाड़ी जो है जिसको आंगनवाड़ी भी हम कहते हैं, तो ये किसके द्वारा संचालित होती है? जैसे कि कल्याण विस्तार योजना, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड या उनमें से कोई नहीं। तो बालवाड़ी जो है इसको कौन संचालित करता है? इसका करेक्ट आंसर है कल्याण विस्तार योजना का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास का क्षेत्र कौन सा है? मानव का डेवलपमेंट कौन कौन से क्षेत्र में होता है? शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव तरीके से, सामाजिक संज्ञानात्मक, तीनों यहाँ पर दे दिए हैं। तो एक मनुष्य का डेवलपमेंट कौन कौन से एरिया में होता है, किन किन चीजों में होता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी वाला, क्योंकि मनुष्य का डेवलपमेंट सब चीजों में होता है। शारीरिक रूप से भी डेवलपमेंट होता है, सामाजिक रूप से भी हमारा डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक दिमागी रूप से, कॉग्निटिव रूप से भी हमारा डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए तीनों यहाँ पर है, तो डी वाला करेक्ट आंसर। अब प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो आईक्यू है, जैसे कोई अगर प्रतिभावान बालक है, जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन में देखा था मानसिक रूप से निरुद्ध बालक की, तो उसमें 85 से कम अगर किसी बालक का आईक्यू है तो वो मानसिक रूप से निरुद्ध आएगा। लेकिन अगर जो प्रतिभावान है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू कौन सी रेंज में होता है? तो जो 90 का करेक्ट आंसर है वो है 130 से 140। अगर किसी का बच्चे का आईक्यू 130 से 140 है या फिर उससे ज्यादा है, तो वो आएगा प्रतिभावान बालक की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषणशील बच्चों की सुरक्षा में प्रथम क्रम क्या है सम्मिलित है? तो ऐसे बच्चे जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए उनको बचाने के लिए? शिक्षा, सामाजिक, मनोरंजन या आहारी? तो शोषणशील बच्चों को सुरक्षा का सबसे जो पहला चरण होता है वो होता है शिक्षा। शिक्षा अगर हम बच्चे को देंगे तो उसका भविष्य अच्छे तरीके से सुधर सकता है, उसका मानसिक डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। तो और शिक्षा से ही सारी चीजें यहाँ पर कनेक्टेड है, चाहे वो सामाजिक हो, सामाजिक डेवलपमेंट तभी उसका अच्छे तरीके से होगा अगर अगर उसको शिक्षा अच्छे से मिलेगी। आहारीय डेवलपमेंट उसका तभी अच्छे से होगा जब उसके पास नॉलेज होगा। तो शिक्षा यहाँ पर पहला चरण है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का मुख्य स्रोत क्या है? तो वेश्यावृत्ति, लार, खांसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है ए वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन से क्या संबंधित है? एजुकेशन दो तरीके की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो हम स्कूल में लेते हैं जिनमें एक सिलेबस होता है, कक्षा होती है, टीचर होता है, वो फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है? तो पूर्व शाला शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसे कि हमने देखा कि शाला शिक्षा तो होती है वो औपचारिक होती है ना। विशिष्ट शिक्षा कोई स्पेशल एजुकेशन वो भी औपचारिक में आती है। पूर्व शाला शिक्षा, बच्चा स्कूल आने से पहले भी बहुत सारी चीजें सीखता है, अपने परिवार से, माता पिता से, अपने आसपास से बहुत सारी चीजें सीखता है। तो वो जो शाला की पूर्व शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषावस्था की विशेषता क्या है? शेषावस्था की विशेषता क्या होती है? मानसिक क्रिया, दूसरों पर निर्भरता, संवेगों का प्रदर्शन, उपरोक्त सभी। तो एक शेषावस्था जब बालक नवजात होता है, छोटा होता है, 1-2 महीने का है, तो उस समय वो क्या क्या चीजें उसकी कैरेक्टरिस्टिक में आती है? तो वो मानसिक क्रियाएं भी उसका इसमें इंक्लूड होता है, दूसरों पर पूरी तरीके से निर्भर होता है, संवेगों का वो प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो सारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी 13वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? जैसे कि प्रतिभावान कोई बालक है, कोई शारीरिक रूप से अक्षमता से युक्त बालक है, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक है या फिर उपरोक्त सभी है। तो विशिष्ट बालक जो है, स्पेशल चाइल्ड किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है उपरोक्त सभी। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड का मतलब होता है कि स्पेशल चाइल्ड में सारी चीजें आ जाएगी। हम यहाँ पर किसी बालक को मानसिक रूप से निरुद्ध या फिर शारीरिक अक्षम ऐसा नहीं कहेंगे।
एक टर्म यूज होती है स्पेशल बालक, स्पेशल चाइल्ड या फिर विशिष्ट बालक। जो कोई बालक अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसका आईक्यू 130 140 है, वो भी इसमें है। अगर कोई बालक जो है वो शारीरिक रूप से असक्षम है, मानसिक रूप से असक्षम है, तो ताकि उनके मन में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ना बने, उनके मन में एक हीन भावना ना बने, इसलिए उनको भी स्पेशल बच्चा कहा जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाल्यावस्था कौन सी आयु को कहा जाता है? 0 से 2 साल, 3 से 12 साल, 2 से 14 साल, या 1 से 6 साल? तो करेक्ट आंसर है इसका, बाल्यावस्था कहा जाता है 3 से 12 साल। तीन तीन से छोटा वो नवजात हो जाता है, शेषावस्था होती है। फिर 3 से 12 जो है वो बाल्यावस्था होती है, 12 से ऊपर फिर वो किशोरावस्था हो जाती है। 3 से 12 जो है वो बाल्यावस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण सृजनात्मकता किसे कैसे संबंधित है? इसका जैसे ऑप्शन है यहाँ पर, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सोच, या उपरोक्त सभी। तो गुण सृजनात्मकता से संबंधित है सोच, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। निकट से दूर का नियम का सिद्धांत है, यह हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा था। से विकास जो होता है वो कैसे होता है, निकट से दूर का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो निकट से दूर का नियम विकास से संबंधित है, बालक के डेवलपमेंट से संबंधित है, वो निकट से दूर सिद्धांत को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूला घर की स्थापना कब की गई? तो ईयर कई बार पूछ लेते हैं, इस पर्टिकुलर ईयर से क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये योजना कब चालू की गई, ये स्कीम कब लागू की गई। तो झूला घर की स्थापना कब की गई? करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी वाला, 1977 में झूला घर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या आबादी के लिए होता है? ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गांव में होते हैं, जो सबसे हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट, सब फर्स्ट लेवल होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, पीएचसी जिनको कहते हैं। तो ये कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? जैसे कि 60,000, 50,000, 30,000 या 40,000। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 30,000 की आबादी पे स्थापित किए जाते हैं। कुछ गांवों को मिला करके, आसपास के गांवों को मिला करके किसी एक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मिलता है, तो वह 30,000 की आबादी पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है? तो सीखना यूनिवर्सल प्रोसेस है ना, हमेशा चलती रहती है, हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया किसके लिए है? एक आयु विशेष के लिए, केवल लड़कों के लिए, समस्त प्राणी में पाई जाती है, या उनमें से कोई नहीं? तो सीखना जो होता है वो ऐसी प्रक्रिया है जो किसी एक पर निर्भर नहीं करती, वो सबके लिए है, वो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। तो इसलिए सी वाला करेक्ट होगा, वो किसी आयु विशेष पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम इतनी आयु के बाद सीखना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हम हमेशा सीखते रहते हैं। वो लड़कों के लिए ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ वो कुछ भी नहीं है। तो सी वाला जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो सभी प्राणियों में पाई जाती है, मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने माहौल से, अपने आसपास से। तो इसलिए सी वाला करेक्ट आंसर। गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है 9 माह। डब्ल्यूएचओ की गतिविधियां कौन सी है? डब्ल्यूएचओ जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां आती है? इसे पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मानव शक्ति का विकास, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, या फिर उपरोक्त सभी? तो डब्ल्यूएचओ के इसमें सभी गतिविधियां आती है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित भी है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट से संबंधित भी ये चीजें इसमें अंडर में आती है। मानव शक्ति का विकास, कोई विशेष रोग अगर जैसे कोरोना एक पेंडेमिक था, तो इस तरीके का कोई रोग फैल रहा है तो उसको कंट्रोल करना, सारी चीजें जो है वो इस डब्ल्यूएचओ के अंदर में आती है, इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि चक्र की परिभाषा है? तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसकी साइकिल है, उसके अंदर में क्या क्या चीज आती है? या विभिन्न गति के काल चक्र, अवस्थाओं, नियमित दर, तीव्र गति, उपरोक्त सभी? तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या है? 23 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी वाला, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 24वां, प्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड कब प्रारंभ किया गया? प्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना कब कब की गई थी? फर्स्ट नेशनल चाइल्ड बोर्ड कब स्टार्ट किया गया था? दिसंबर 1974, अक्टूबर 1984, अगस्त 1990, या फिर जनवरी 1991? तो करेक्ट आंसर है 24 का ए वाला, दिसंबर 1974 प्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाल नीति नेशनल चाइल्ड पॉलिसी कब शुरू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी कब बनाई गई थी? तो 1970, 74, 80 या फिर 73। तो 25वें का करेक्ट आंसर है सी वाला 1974। 1974 में पहली राष्ट्रीय बाल नीति प्रारंभ की गई थी। और अभी हमने देखा कि जो दिसंबर 1974 है उसमें पहला राष्ट्रीय बाल बोर्ड भी बनाया गया था। तो दोनों चीजें 1974 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वशाला बालकों को सीखने की क्षमता किस पर आधारित है? जो पूर्वशाला शाला से पहले, स्कूल से पहले जो बच्चा सीखता है तो किन चीजों से सीखता है? किस चीजों पर निर्भर करता है? व्यक्तिगत आधारित रचना, पाठ्यक्रम आधारित रचना, शासकीय आधारित रचना या शिक्षक आधारित रचना? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पूर्व शाला बालकों को सीखने की क्षमता किस पर आधारित है? तो वो उसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है, ना ही उसमें कोई गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है, ना ही उसमें शिक्षक का ज्यादा रोल होता है। इसका आंसर होना चाहिए व्यक्तिगत आधारित योजना। 26वें का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो व्यक्तिगत आधारित, क्योंकि बच्चा अपने से सीखता है, अपने चीजों को खुद समझता है, देखता है, तो फिर उससे बच्चा सीखता है। तो इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी है? क्रिएटिविटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या क्या होती है? ये एक चिंतन का नया तरीका है, लक्ष्य निर्देशित होता है, अभूतपूर्व होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर उपरोक्त सभी? तो 27वें का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्रिएटिविटी में सब चीज़ आती है, में हम कुछ सोचते हैं, एक चिंतन करते हैं, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है, अभूतपूर्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने को ही क्रिएटिविटी कहते हैं, और इसलिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि जो बच्चों को सीखने से संबंधित विधि है, शिक्षा से संबंधित, तो किससे संबंधित है? मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा, प्रतिभावान बालकों की शिक्षा, शारीरिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा, उपरोक्त सभी? तो मॉन्टेसरी विधि ज्यादातर होती है मानसिक निरुद्ध बालकों की शिक्षा से संबंधित, इसलिए ए वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास का प्रकार है? इनमें से कौन सा क्रियात्मक विकास का प्रकार है, ये देखना है। तो क्रियात्मक विकास, स्थूल गतिविधियां कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, स्थूल गतिविधियां कौशल, ठीक है, ये दोनों आ गई है, या फिर उपरोक्त सभी? तो 29वें का करेक्ट होगा यहाँ पर, ये वैसे दोनों ऑप्शन आ गए हैं, एक ही है, स्थूल गतिविधियां कौशल इसका करेक्ट आंसर। मानव दांत का प्रथम प्रमुख भाग कौन सा है? एनिमल, किराटिन, टॉलिन या डेंटिन? तो करेक्ट आंसर है डेंटिन, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मानव दांत का प्रमुख। नेक्स्ट, माता पिता से संतानों को कौन सा गुण प्राप्त होता है? ठीक है, जो जेनेटिक गुण होते हैं वो कौन से होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं? तो चरित्र, कैरेक्टर, वंशानुक्रम के जेनेटिक्स, के बाद वातावरण या फिर आदत? तो एक पेरेंट्स से बच्चों में कौन सी जो है गुण वो ट्रांसफर होते हैं? तो 31वें का करेक्ट आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। 31वें का करेक्ट आंसर है बी वाला, वंशानुक्रम। जो जेनेटिक्स चीजें होती हैं वो ट्रांसफर होती है। जैसे चरित्र हर इंसान का अलग अलग होता है, वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर नहीं होता है। ना ही आदत ट्रांसफर होती है, आदत हो सकती है ट्रांसफर, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर होगी। लेकिन जो जेनेटिक्स चीजें हैं वो तो जरूर उसमें ट्रांसफर होती है। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की श्वास गति कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जो नवजात शिशु होता है, 1 महीने का जो बच्चा होता है, उसकी जो ब्रीथ रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, श्वास गति है, वो कितनी होती है? तो इसका 32वें का करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी वाला, 35 से 50 प्रति मिनट। एक नवजात शिशु जो होता है वो 1 मिनट में 35 से लेके 50 सांस जो है वो लेता है। तो 35 से 50 प्रति। नेक्स्ट है, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग में की गई शिक्षण विधि कौन सी है? तो हस्त विधि, मौखिक विधि, चिन्ह भाषा विधि या फिर उपरोक्त सभी? तो ऐसा बालक जो कम सुनता है, जिसको हियरिंग में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, उसके लिए सारी विधि का उपयोग किया जाता है। हस्त विधि का भी उसमें उपयोग किया जाता है, मौखिक विधि भी आ जाएगी, क्योंकि वो कम सुन रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुन रहा है, तो उसमें मौखिक विधि भी हम थोड़ा बहुत तो उसमें उपयोग कर सकते हैं, चिन्ह भाषा भी उसमें उपयोग करेंगे, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर। 1 औंस दूध से कैलोरी प्राप्त होती है, 1 औंस दूध में कितनी कैलोरी होती है? इसका करेक्ट आंसर है 18 से लेके 20 कैलोरी। बालकों के संवेग क्या होते हैं? अनुपस्थित, स्थायी, असंतुलित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बालकों के जो संवेग होते हैं वो असंतुलित होते हैं।
बच्चा अलग अलग चीजें करता है, कई सारी चीजें करता है, तो असंतुलित चीज संवेग होते हैं। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वातावरण, विकास से, वृद्धि से या वंशानुक्रम से? तो ये मेंडल ने जो नियम दिया था, उन्होंने इसमें रिसर्च भी करी थी, काफी एक्सपेरिमेंट किए थे, वो वंशानुक्रम से संबंधित कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, गुण होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये मेंडल का नियम इसी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से ट्रेवर के सरस कल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं? कलात्मक कल्पना, मंतरंगी कल्पना, कलात्मक व मंतरंगी कल्पना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोनों यहाँ पर आते हैं ड्रेवर के सरस कल्पना सिद्धांत में, कलात्मक और मंतरंगी दोनों, इसलिए सी वाला करेक्ट आंसर। नवजात की नाड़ी गति कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात जो बालक होता है 1 महीने का, उसकी नाड़ी गति कितनी होती है? 120 प्रति मिनट, 125 प्रति मिनट, 130 प्रति मिनट, या फिर 135 प्रति मिनट? तो 38वें का करेक्ट आंसर है 120 प्रति मिनट। की जो नाड़ी होती है, जो वेन्स है, उसकी जो रेट होती है पर मिनट की, वो 120 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शिशु कल्याण समिति किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ये जो संबंधित है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है, भारतीय शिशु कल्याण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक संस्था है, ये किस तरीके की संस्था है? ये सरकारी संस्था है, अर्ध संस्कारी संस्था है, प्राइवेट है, या फिर कोई स्वतंत्र संस्था है? तो 40वें का करेक्ट आंसर है, ये एक पार्शियल गवर्नमेंट के हम कह सकते हैं, अर्ध सरकारी संस्था। यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1992, 93, 94, 95, 93, 94, या फिर 95, 96? तो 41वें का करेक्ट आंसर है 92, 93 में यूनिसेफ के लिए, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बच्चों के शिक्षा से संबंधित ये कई सारे प्रयास करती है। 42वां। शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक कौन होते हैं? तो शारीरिक अक्षमता में क्या क्या चीज आती है? अंधे बालक, कम सुनने वाले बालक, अपंग बालक, या उपरोक्त सभी? सारे इसमें शारीरिक अक्षमता में आते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। सूता का सिद्धांत किसने दिया था? जितने भी सिद्धांत हैं उनके सबके सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वो नाम और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 43वें का करेक्ट आंसर है यहाँ पर स्किनर ने प्रसूता का सिद्धांत दिया। जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था में चरम पर रहती? जिज्ञासु प्रवृत्ति, जानने की जो प्रक्रिया है, वो किस चरण में सबसे ज्यादा होती है? गर्भावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था? तो जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है ना, बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा होती है। बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखता है, वो जानने की कोशिश करता है कि ये कैसे चीजें हो रही है, क्या हो रहा है आसपास। तो बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य सबसे ज्यादा जिज्ञासु रहता है। 45वां क्वेश्चन है, शेषावस्था के बालक को क्या कहते हैं? नवजात शिशु, युक्ता, बचपन, या भ्रूण? तो इसका करेक्ट आंसर है नवजात शिशु भी जिसको कहते हैं। जो शेषावस्था की जो अवस्था होती है उसको नवजात शिशु भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बाल विकास से संबंधित। प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी मैंने वीडियोस प्लेलिस्ट बना दी है, और डिस्क्रिप्शन में वो आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।